जी बच्चे, हम पढ़ रहे थे अबाउट कॉर्टिसोन ड्रग के बारे में हम स्टडी कर रहे थे, जिसमें हमारे पास प्रेडनिसोन आ जाती है। इसको हम ओरली देते हैं, प्रेडनिसोलोन को देते हैं, और इसका बेसिक एक्शन क्या होगा? सुप्रेशन होगी इन्फ्लेमेशन की और एड्रिनल फंक्शन की। चलें, ठीक हो गया। चलें, नेट का इशू बन रहा है, बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है, तो मेरी कोशिश तो यही है कि अल्लाह करे ये चलता रहे। जी, प्रेडनिसोलोन हम यूज करते हैं, या प्रेडनिसोन के नाम पे ड्रग अवेलेबल है। इसको हम ओरली यूज करते हैं, और इसके जो एक्शन क्या होंगे, एक तो इन्फ्लेमेशन को कम करती है और दूसरा अफेक्ट करती है एड्रिनल ग्लैंड के फंक्शन को। यूज के हमारे पास इसके डिक्रीज सीवियर इन्फ्लेमेशन है, अमीनो सुप्रेशन करती है, इम्यून सिस्टम को सुप्रेस करती है, और डर्माटोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में इसका हम यूज करते हैं। जिनको स्किन एलर्जी होती है, और नॉर्मली जो हमारे पास एंटी एलर्जिक ड्रग्स हैं उनसे ठीक नहीं हो पाती, तो तब हम इसको यूज करते हैं। और ये रैशेस वगैरह उसको ट्रीट करती है, एक्जिमा को ट्रीट करती है, और सोरियासिस को ट्रीट करने में हेल्पफुल होती है। अब हम बात करते हैं ग्लूकोकॉर्टिकॉइड इनहिबिटर्स की। अब कुछ ऐसी ड्रग्स भी हैं जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड जी बच्चों, आवाज आ रही है? यस सर। जी, मैं बात कर रहा था ग्लूकोकॉर्टिकॉइड इनहिबिटर्स की। इसमें हमारे पास कीटोकोनाजोल आ जाती है, ये एंटी फंगल ड्रग है, और ये बेसिकली ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन को इनहिबिट कर देती है। उसके अलावा हमारे पास अमाइनो ग्लूटाथीमाइड है, ये एंटी न्यूप्लास्टिक हार्मोन है, एंटागोनिस्ट है, और ये जो हमारे पास क्या उसे कहते हैं, न्यूप्लेजिया है, उसके ट्रीटमेंट के लिए यूज करते हैं। और ये भी हमारे पास इनहिबिशन काज करता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन की फॉर्मेशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स की। मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स से हमारे पास सिक्रीट करते हैं एल्डोस्टेरॉन को, और एल्डोस्टेरॉन जो हमारे पास क्या करता है, मेंटेन करता है फ्लूइड बैलेंस को। कैसे मेंटेन करता है? बाय प्रमोटिंग रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम फ्रॉम रीनल ट्यूब्यूल। रीनल ट्यूब्यूल से सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन कराता है। अब वो जो सोडियम जो रीअब्जॉर्ब होता है, वो वाटर के मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट करता है। अब उसका रिजल्ट क्या होता है हमारे पास, कि हमारे पास सोडियम अलॉन्ग विद वाटर जो है वो हाइपरवोलेमिया काज करेगा, जो वॉल्यूम है ब्लड का उसको इंक्रीज करेगा। इन केस जब हमारे पास हाइपोवोलेमिया हो जाए सर्कुलेटिंग फ्लूइड में, तो हमारे पास एल्डोस्टेरॉन की सिक्रीशन बढ़ जाती है। एल्डोस्टेरॉन क्या करेगा? फिर सोडियम वाटर की रिटेंशन क्रॉस करवाएगा और रीस्टोर करेगा जो हमारे पास जो फ्लूइड है उसकी जो डेफिशिएंसी हुई है उसको नॉर्मलाइज करने की कोशिश करेगा। ठीक है, अगर हम सोडियम को रीअब्सॉर्ब करते हैं तो पोटाशियम जो है हमारे पास वो लॉस हो जाता है, और that can result into the decrease in the potassium that will be called hypokalemia। अब हमारे पास जो एल्डोस्टेरॉन है, हाइपोटेंशन, वास्कुलर कोलैप्स
और एडिसन डिजीज में बड़ा हेल्पफुल हो सकता है, क्योंकि जब हाइपोटेंशन होती है तो उसको इंप्रूव करने के लिए हमारे पास जो एल्डोस्टेरॉन है सोडियम और वाटर की रिटेंशन काज करवाता है, जिसकी वजह से हमारे पास ब्लड का जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाता है और हमारे पास जो ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मलाइज हो जाता है। जी बच्चों, आवाज आ रही है आपको? जी सर, जी आ यस रही है। सर। आवाज आ रही है बच्चों आपको? यस जी सर, जी सर। आ रही है। बच्चों आवाज आ रही है? यस सर, आ यस रही सर, है। आ रही है सर, आपकी आवाज क्लियर आ रही है। ये आ रही, मैंने कहा शायद मेरी आवाज नहीं आ रही तो बच्चे शायद मेरी आवाज नहीं सुन पा रहे। जी नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्लूडोकॉर्टिसोन। फ्लूडोकॉर्टिसोन जो है हमारे पास एक आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड एक हमारे पास कॉर्टिसोन है और इसको हम कहते हैं कि इसको ओरली नॉर्मली हम यूज करते हैं। इसका एक्शन क्या होगा, इंक्रीज करेगा सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन को और पोटाशियम की सिक्रीशन काज करवाएगा। और इसका यूज कब करते हैं? इन द एडिसन डिजीज। एडिसन डिजीज के बारे में हम लास्ट टाइम हमने पढ़ा था, क्या होती है एडिसन डिजीज? सर एड्रीनल तो बताएगा इनसफिशिएंसी, डेफिशिएंसी ऑफ एड्रीनल, अल्डोस्टेरोन प्रोड्यूस होता है उसमें। इसके बारे में लास्ट टाइम पढ़ा था हमने। लगता है ईद पे ना आप लोगों ना सर सब इसमें कुछ भूल कोर्टिसोल गए। ज्यादा प्रोड्यूस होता है। ऐसे ही सर एड्रीनल इनसफिशिएंसी हो जाती है मतलब जिसमें। पढ़ने का टाइम भी नहीं मिला। सर बता रहे हैं आपको, आपकी शायद आवाज नहीं आ रही है। सर आपको मुझे आवाज आवाज नहीं नहीं आ आ रही। रही। सर इसमें कोर्टिसोल की जी मारिया प्रोडक्शन बहुत तारिक आप कुछ बता रही हैं मेरा ख्याल है। सर जी इसमें फजीला क्या कह रही हैं आप? सर इसमें कोर्टिसोल और एल्डोस्टेरॉन की प्रोडक्शन बहुत कम हो जाती है इस चलिए डिजीज मैं में। बता देता हूँ। बेसिकली एडिसन डिजीज में हाइपर कॉर्टिसोन का लेवल पिगमेंटेशन जो हो है वो जाती कम है हो इसमें। जाता है। मुझे आप लोगों की आवाज डेफिशिएंसी हो जाती है, तो उसको फुलफिल करने के लिए हम क्या करते हैं, आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड जो कॉर्टिसोन है वो एडमिनिस्टर करते हैं। अब साइड इफेक्ट क्या हो सकते हैं? हाइपरटेंशन हो सकती है, सोडियम और वाटर रिटेंशन हो सकती है। और इसमें हम देखते हैं कि जो पेशेंट है उसका ब्लड प्रेशर और इलेक्ट्रोलाइट लेवल जो है, स्पेशली पोटेशियम, उनकी मॉनिटरिंग करनी पड़ती है।
जी बच्चों, आवाज आ रही है आपको? Yes, sir. यस सर। अच्छा बच्चे, हम बात रहे थे साइड इफेक्ट्स ऑफ मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। उसमें एक तो हाइपरटेंशन है, सेकेंडली हमारे पास सोडियम और वाटर की रिटेंशन जो है वो बढ़ जाएगी, और उसके अलावा हम क्या करेंगे कि ऐसे पेशेंट जिनको मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स जो है एडमिनिस्टर कर रहे होते हैं, उनका एक तो ब्लड प्रेशर की मॉनिटरिंग करते हैं कंटिन्यूसली, और सेकेंडली इलेक्ट्रोलाइट्स जो है उसका लेवल चेक करते रहते हैं कि क्या उसका इलेक्ट्रोलाइट्स जो है वो बॉडी के अंदर कम तो नहीं हो गए। स्पेशली हमारे पास जो पोटाशियम आयन है, क्योंकि पोटाशियम आयन जो है इन एक्सचेंज टू सोडियम जो है उसकी मूवमेंट होती है, वो एक्सटर्नली एक्सक्रीट हो जाता है बॉडी से इन रिस्पॉन्स टू रीअब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम। उसके अलावा ये नेगेटिव नाइट्रोजन बैलेंस भी काज कर सकता है, और उसको हम जब हमें पता चलेगा कि नाइट्रोजन बैलेंस हमारा अपसेट हो गया, तो अब क्या करेंगे, हाई प्रोटीन डाइट जो है वो इंडिकेट करेंगे, वो एडमिनिस्टर करेंगे। जी, यहां तक किसी के माइंड में कोई क्वेश्चन हो, कोई बात समझ में ना आई हो? जी, हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, और इसकी सबसे पहले डायग्राम जो है उसको हम स्टडी करते हैं, और उसके बाद हम इसको रीड आउट करेंगे। हमारे पास कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है जो कि हाइपोथैलेमस से रिलीज हो रहा है, और ये रिलीज होके जाता है टूवर्ड द हाइपोथैलेमस, टूवर्ड द पिट्यूटरी, एंटीरियर पिट्यूटरी जाता है, और एंटीरियर पिट्यूटरी में हमारे पास एक कंपाउंड होता है जिसे हम कहते हैं परोपायोमेलानोकॉर्टिन। अब जो कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है जो कि हाइपोथैलेमस से रिलीज हो रहा है, वो परोपायोमेलानोकॉर्टिन को क्या करता है, कन्वर्ट करता है टूवर्ड द ECTH। अब जो ACTH है, एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन जो है वो क्या करता है, वो जाके अटैक करता है टूवर्ड द कोलेस्ट्रॉल, और कोलेस्ट्रॉल को कन्वर्ट करता है टूवर्ड द प्रेग्नेनोलोन in the presence of enzyme desmolase। अब जो प्रेग्नेनोलोन है that will be converted toward the progesterone, और प्रोजेस्टेरॉन जो है that will be shifted toward the cortisol। अब जो कॉर्टिसोल है हमारे पास, उसका रोल क्या आ रहा है, एंटी इंफ्लेमेटरी रोल है, और ग्लूकोनियोजेनेसिस को इंक्रीज करता है, और ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन को इंक्रीज करता है। What is gluconeogenesis? को बता सकता है? Sir, glucose की formation. फॉर्मेशन ऑफ न्यू ग्लूकोज की फॉर्मेशन किससे? ग्लूकोनियोजेनेसिस होता है, ग्लूकोज की फॉर्मेशन होती है फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड से। जब हमारे पास ग्लूकोज की फॉर्मेशन होती है उसे हम ग्लूकोनियोजेनेसिस कहते हैं। ठीक है जी, इस डायग्राम की कोई समझ आई है? किसी को इसमें कंफ्यूजन है तो इसको रिपीट कर लेते हैं, क्योंकि इसी के बेस पे हमने बाकी रीड आउट करना है। ऊपर वाला थोड़ा रिपीट करना सर। कौन सा, स्टार्टिंग से? जी, हमारे पास कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है, ये हमारे पास रिलीज हो रहा है फ्रॉम द हाइपोथैलेमस। हमें पता है कि हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो इन कोऑर्डिनेशन वर्क करते हैं। ठीक है, जो ऑर्डर्स हाइपोथैलेमस से आते हैं दैट विल गो टूवर्ड द एंटीरियर पिट्यूटरी। अब हमारे पास जो CRH है वो एंटीरियर पिट्यूटरी पे अटैक करेगा, वहां एक्ट करेगा, और वहां हमारे पास एंटीरियर पिट्यूटरी में परोपायोमेलानोकॉर्टिन एक हमारे पास कंपाउंड मौजूद है, ये कन्वर्ट होता है ECTH में। ठीक है, बेसिकली जो CRH आ रहा है हाइपोथैलेमस से
वही इसको कन्वर्ट कर रहा है प्रोपायो मिलानो कॉटन को टूवर्ड द एसीटीएच। अब ये जो एसीटीएच है डेट विल एडेड अप इनटू द ब्लड सर्कुलेशन। अब ये ब्लड सर्कुलेशन में जाता है टूवर्ड द एड्रीनल ग्लैंड, और एड्रीनल ग्लैंड में क्या होता है, हमारे पास कोलेस्ट्रॉल मौजूद होती है। ठीक है, अब ये जो कोलेस्ट्रॉल है इट विल बी कन्वर्टेड टूवर्ड द प्रेग्नेनोलोन इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम डेस्मोलेस। अब हमारे पास जो प्रेग्नेनोलोन है दैट विल बी कन्वर्टेड टुवर्ड द प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, और जो प्रोजेस्टेरॉन है दैट विल बी कन्वर्टेड टुवर्ड द कॉर्टिसोल। अब जो कॉर्टिसोल रिलीज हो रहा है उसका एंटी इंफ्लेमेटरी एक्शन भी है, इंफ्लेमेशन कम करेगा, और उसके अलावा क्या करेगा, नॉन कार्बोहाइड्रेट से कार्बोहाइड्रेट की फॉर्मेशन करेगा। थर्ड क्या करेगा, प्रोटीन की ब्रेकडाउन काज करेगा। जी बच्चों, क्लियर है? हाँ जी सर, आ गई समझ। Yes, sir. जी, अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। पर्पज ये था कि इसको समझाने से हमारे पास क्लैरिटी आ जाए ताकि पढ़ते हुए हमें मुश्किल पेश ना आए। जी, कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेंसेस एंड रिलीज ऑफ पेप्टाइड प्रोपायोमिलानोकार्टिन बाय द हाइपोथैलेमस। अब जो प्रोपायोमिलानोकार्टिन है वो क्या चीज है, दैट इज अ पोस्ट ट्रांसलेशन प्रोसेसिंग से इसको हम ऑब्टेन करते हैं। ये पॉलीपेप्टाइड है, और बेसिकली हमारे पास जो कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है उसको हम यूज करते हैं एज ए डायग्नोस्टिक टूल। ठीक है, किस लिए करते हैं यूज इसको, ताकि हमारे पास डिफरेंशिएशन हो सके कशिंग सिंड्रोम में और एक्टोपिक ईसीटीएच प्रोड्यूसिंग सेल्स में। कशिंग सिंड्रोम का पता है आपको? Increase in क्या the production of adrenal hormone. जी, शाबाश। हमारे पास जब कॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन जो है उसकी रिलीज बढ़ती है उसकी वजह से कशिंग सिंड्रोम होती है, मून लाइक फेस हो जाता है। और अगर आ जाती है हमारे पास एक्टोपिक एसीटीएच प्रोड्यूसिंग सेल्स। एक्टोपिक मीन अदर देन द नॉर्मल रूट, अदर देन द नॉर्मल पाथवे, उसे हम कहेंगे एक्टोपिक। ठीक है, इसका मतलब है जो एसीटीएच सेल प्रोड्यूस हो रहे हैं अदर देन द नॉर्मल पाथवे, इन दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए हम यूज करते हैं सीआरएच को, कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ड्यूरिंग स्ट्रेस कंडीशन क्या होगा, इसकी सिक्रीशन जो है वो बढ़ जाएगी, जबकि जो कॉर्टिसोल है वो एक्ट करता है नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू और इसको सुप्रेस कर। जब हमारे पास कॉर्टिसोल की अमाउंट बढ़ जाती है तो वही एज ए नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के तौर पर एक्ट करती है और प्रोडक्शन को कम कर देती है कॉर्टिसोल। जी, यहां तक क्लियर है? Yes, sir. अब हम बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है हमारे पास एसीटीएच का, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन का मैकेनिज्म क्या है। हमारे पास जो एसीटीएच है वो एड्रीनल कॉर्टेक्स पे जाके बाइंड करता है स्पेसिफिक टाइप ऑफ रिसेप्टर्स के साथ जो कि सेल की सरफेस पे पाए जाते हैं। अब ये जो हमारे पास रिसेप्टर मौजूद हैं, ऑक्यूपाइड रिसेप्टर जो हैं, ये क्या करते हैं, शायद आपके माइंड में हो, हमने जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स के बारे में एट द स्टार्ट रीड आउट किया था कि व्हाट आर द जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स। किसी के माइंड में है? जी बच्चों, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स के बारे में किसी के माइंड में है कुछ? मैंने आपको एट द स्टार्ट रिवाइज करवाया था, शायद आपके माइंड में है कि नहीं। जी बच्चे, नोबडी?
हमारे पास जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर जो होते हैं वो पाए जाते हैं आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन, सेल की सरफेस पे पाए जाते हैं जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स। और ये बेसिकली जो है इनका काम क्या होता है, ये हमारे पास क्या करते हैं, सेकेंडरी मैसेंजर की फॉर्मेशन करते हैं, जिसके थ्रू क्या होता है हमारे पास बाय द सेकेंडरी मैसेंजर देयर इज द फार्माकोलॉजिकल चेंज। ठीक है, होता क्या है कि जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर जो है वो हमारे पास एक्टिवेट होते हैं जब कोई ड्रग या कोई भी हार्मोन आके इनके साथ बाइंड करता है, तो ये क्या करते हैं, ये एक्टिवेट हो जाते हैं और जी प्रोटीन जो है वो मूव करती है उन सिग्नल्स को लेके जो कि जनरेट होते हैं। और उसके बाद क्या होता है कि हमारे पास जो जी प्रोटीन है वो अपने 3 पार्ट्स में उसमें अल्फा बीटा गैमा पार्ट्स होते हैं अलॉन्ग विद द जीडीबी। और वो क्या होता है फिर हमारे पास कि हमारे पास जो अल्फा पार्ट है वो जीडीबी के साथ मूव कर जाता है टुवर्ड द एंजाइम एडिनालाइल साइक्लेस। और फिर क्या करता है, एडिनालाइल साइक्लेस को एक्टिवेट करता है, जिसका रिजल्ट क्या आता है, एटीपी इज कन्वर्टेड टुवर्ड द साइक्लिक एमपी। तो जो साइक्लिक एमपी जो है वो क्या करेगा, हमारे पास एडिनोकॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन की जो है प्रोडक्शन को कंट्रोल करता है और कोलेस्ट्रॉल को कन्वर्ट करता है टुवर्ड द प्रेग्नेंट फॉर्म। जी बच्चों, कुछ क्लैरिफाई हुआ? Yes, sir. Yes, sir. क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट हम बात करते हैं थेराप्यूटिक यूजेस की, कि हम ACTH को किस पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। एक तो हम बात ऑलरेडी कर चुके हैं कि इसको हम यूज कर सकते हैं एज ए डायग्नोस्टिक टूल फॉर डिफरेंशिएटिंग द प्राइमरी एडिनल इनसफिशिएंसी, जिसको हम एडिसन डिजीज का नाम देते हैं। और एक सेकेंडरी एडिनल इनसफिशिएंसी है जो कि होती है ड्यू टू द इनएडिक्वेट सिक्रीशन ऑफ ACTH बाय द पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, यानी हम ACTH को यूज कर सकते हैं एज ए डायग्नोस्टिक टूल, डायग्नोसिस के लिए यूज कर सकते हैं कि ये इस पेशेंट को एडिसन डिजीज है। यानी हमारे पास 2 तरह की डिजीज हो सकती हैं, जिन जो कि हमारे पास एक डिजीज होती है कि अगर हमारे पास जो एडिनल ग्लैंड है अगर वो प्रॉपरली फॉर्मेशन काज नहीं कर रही, यानी वहां कोई इशू है, कोई फॉल्ट अगर एडिनल ग्लैंड में मौजूद है और उसकी वजह से कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन जो है वो प्रॉपरली प्रोड्यूस नहीं हो रहा, कॉर्टिसोल हार्मोन प्रोड्यूस नहीं हो रहा, एक तो से हम कहेंगे प्राइमरी एडिनल इनसफिशिएंसी। ठीक है, अगर हमारे पास जो एडिनल ग्लैंड है that is unable to produce the normal quantity of the cortisol hormone, तो उसे हम कहेंगे प्राइमरी एडिनल इनसफिशिएंसी। एक होती है सेकेंडरी एडिनल सफिशिएंसी, उसमें हमारे पास एडिनल ग्लैंड तो ठीक होता है लेकिन हमारे पास जो ACTH रिलीज हो रहा है पिट्यूटरी ग्लैंड से, वहां उसकी प्रोडक्शन जो है वो नॉर्मल नहीं होती। जब वहां प्रोडक्शन नॉर्मल नहीं होती तो वो एडिनल ग्लैंड पे एक्ट करके भी कॉर्टिसोल का लेवल जो है नॉर्मल प्रोड्यूस नहीं कर पाता। इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे पास थेराप्यूटिकली जो कॉर्टिकोट्रोपिन प्रेपरेशंस हैं वो हमारे पास एक्सट्रैक्ट होती हैं। हम डिफरेंट डोमेस्टिक एनिमल्स को यूज करते हैं, उनकी जो पिट्यूटरी ग्लैंड की जो सिक्रीशंस हैं उनको हम यूज करते हैं। उसमें हम क्या करते हैं, या हम सिंथेटिकली प्रोड्यूस कर देते हैं ACTH हार्मोन को। ACTH जो है इसको हम यूज कर रहे हैं फॉर ट्रीटमेंट ऑफ इन्फेंटाइल स्पाज, जिसको हम वेस्ट सिंड्रोम का भी नाम देते हैं। ये बेसिकली एक एपिलेप्सी होती है जो कि पीड्स में होती है और इसकी वजह से क्या होता है, जो ग्रोथ है वो एबनॉर्मल होती है इन्फेंट्स की। उसको नॉर्मलाइज करने के लिए हम ACTH जो है उसको हम यूज कर सकते हैं, डेट इज ऑब्टेन फ्रॉम द डोमेस्टिक एनिमल्स एंड द सिंथेटिकली प्रिपेयर्ड इन द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज। एडवर्स इफेक्ट क्या हो सकते हैं? टॉक्सिसिटीज जो है वो सिमिलर है एज दोज ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। उसके अलावा एंटीबॉडीज जो हैं डेट कुड बी फॉर्म
अगेंस्ट द ACTH ड्राइव फ्रॉम एनिमल्स। अगर हम एनिमल सोर्स से हम कोई ACTH ड्राइव करें तो उससे एंटीबॉडीज बनने के चांसेस हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो एनिमल्स का स्पेसिफिकली हमारे पास ACTH है, वो ह्यूमन बीइंग का नहीं है। तो डेफिनेटली हमारी बॉडी जो है उसे फोकस करेगी, दैट इज द एक्सटर्नल एंटीजन दैट कैन कॉज द डिफरेंट रिएक्शन। उसको खत्म करने के लिए उसके हमारी बॉडी से एंटीबॉडीज जो है उसकी फॉर्मेशन हो सकती है। इसलिए हम कोशिश करते हैं कि सिंथेटिकली प्रिपेयर्ड जो हमारे पास ACTH है उसको यूज किया जाए इंस्टेड ऑफ यूजिंग द ACTH दैट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द एनिमल सोर्सेस, ठीक है। इन केस अगर हमारे पास सिंथेटिकली अवेलेबल नहीं है ACTH, तब हमारी मजबूरी है कि हम इसको यूज करें ACTH को जो कि एनिमल सोर्स से डिराइव किया गया। ओके जी, यहां तक क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. जी बच्चे, क्लियर है यहां तक? Yes, sir. जी, नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्रोथ हार्मोन की। ग्रोथ हार्मोन का सेकंड नेम है सोमैटोट्रोपिन। ये क्या चीज है? एक लार्ज पॉलीपेप्टाइड है जो कि रिलीज होता है इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से। और सोमैटोट्रोपिन जी कट कट के आ रही है। बस वो भी नेट का इशू होगा। मेरी कोशिश तो यही है कि आपको समझ आती। मैं दोबारा स्टार्ट करता हूँ इसी को। जी, मैं बात कर रहा हूँ ग्रोथ हार्मोन की, जिसको सोमैटोट्रोपिन भी कहते हैं। ये बेसिकली सोमैटोट्रोपिन जो है एक पॉलीपेप्टाइड है, इट्स मीन इट इज अ प्रोटीन, और ये रिलीज हो रहा है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से इन रिस्पॉन्स टू द ग्रोथ हार्मोन जो कि हमारे पास प्रोड्यूस हो रहा है हाइपोथैलेमस से, ठीक है। ग्रोथ हार्मोन जो है वो हाइपोथैलेमस में प्रोड्यूस हो रहा है, और ये क्या कर रहा है, हमारे पास सोमैटोट्रोपिन की रिलीज करवाता है। ग्रोथ हार्मोन जो है उसकी रिलीज जो है इनहिबिट होती है बाय द अनदर पिट्यूटरी हार्मोन जिसको सोमैटोस्टैटिन कहते हैं। ग्रोथ हार्मोन जो है वो रिलीज होता है इन द पल्साइल मैनर। पल्साइल मैनर का मतलब जिस तरह हमारी पल्स है कि वो कभी स्लो हो जाती है और कभी फास्ट हो जाती है अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस। और इसकी जो रिलीज है ग्रोथ हार्मोन की, दैट विल अकर ड्यूरिंग द स्लीप। जितनी आप स्लीप प्रॉपर लेंगे उतनी ग्रोथ हार्मोन की रिलीज जो है वो इन द गुड मैनर होगी। हमारी बॉडी में बाय नेचर सिस्टम इस तरह का है कि अगर किसी हार्मोन की प्रोडक्शन बढ़ जाती है तो उसकी हार्मोन की प्रोडक्शन को नॉर्मलाइज करने के लिए हमारे पास ऐसे एजेंट मौजूद हैं जो उसकी रिलीज को रोक देते हैं, ताकि उसमें अगर ग्रोथ हार्मोन की एक्सक्रीशन बढ़ जाती है तो आपको पता है एग्रोमेगैली हो सकती है या कोई और डिजीज कास हो सकती है। तो हमारी बॉडी ने ऐसा सिस्टम डेवलप हुआ है कि वो क्या करता है, एक्सेसिव रिलीज ऑफ ग्रोथ हार्मोन को स्टॉप करने के लिए हमारे पास सोमैटोस्टैटिन मौजूद है। जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन जो है वो कम हो जाती है। ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन जो है वो प्रोड्यूस करते हैं हम सिंथेटिकली, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं और ग्रोथ हार्मोन की प्रोडक्शन करवाते हैं। सोमैटोट्रोपिन जो है वो क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ बायोकेमिकल प्रोसेसेस को। फॉर एग्जांपल हमारे पास स्टिमुलेशन होती है प्रोटीन सिंथेटिक प्रोसेसेस की, सेल प्रोलिफरेशन होती है, बोन ग्रोथ होती है, और इंक्रीज फॉर्मेशन जो है हाइड्रोक्सी प्रोटीन होती है फ्रॉम द प्रोलीन जो कि कार्टिलेज सेल्स को इंक्रीज करती है। यानी हमारे पास जो सोमैटोट्रोपिन है ये हमारे पास बॉडी के अंदर डिफरेंट पॉजिटिव रोल प्ले कर रहा है। प्रोटीन जो है उसकी सेंसेस को बढ़ा रहा है, सेल की प्रोलिफरेशन करा रहा है, सेल डिवीजन काज करवा रहा है,
बोन की ग्रोथ करवा रहा है, और उसके अलावा हमारे पास कार्टिलेज जो है उसकी सेंसिस को इंक्रीज कर रहा है। ये सारे प्रोसेस जो हैं ये ग्रोथ हार्मोन की वजह से डेवलप हो रहे हैं। ये डायग्राम हम ऑलरेडी देख चुके हैं। अब जो ग्रोथ हार्मोन है जिसको हम सोमेटोट्रोपिन का नाम देते हैं, इसका मैकेनिज्म किस तरह का है। हमारे पास ये जो ग्रोथ हार्मोन जो है इसके टारगेट जो है वो दो तरह के रिसेप्टर्स हैं। एक तो हमारे पास ग्रोथ फैक्टर 1 है और एक ग्रोथ फैक्टर 2 है। IGF-1 एंड IGF-2 का नाम देते हैं। और ये मेडिएटेड होते हैं हमारे पास सोमैटोमेडिन सी इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर होते हैं, इनको हम 1 और 2 का नाम देते हैं। एक्रोमेगाली में क्या होता है, हमारे पास IGF-1 लेवल जो है वो कंसिस्टेंटली हाई होता है, जिसकी वजह क्या होती है हमारे पास वो ये उसका रिफ्लेक्शन ये होता है कि हमारे पास ग्रोथ हार्मोन की रिलीज ज्यादा हो रही है, जिसकी वजह से हमारे पास एक्रोमेगाली हो सकती है। ठीक है, एबनॉर्मल ग्रोथ को हम एक्रोमेगाली का नाम देते हैं। थेराप्यूटिक यूजेस क्या हो सकता है हमारे पास, सोमैटोट्रोपिन जो है उसको हम यूज करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी इन चिल्ड्रन, और दिस हैज लेड टू अब्यूज बाय सम एथलीट्स सीकिंग टू एनहांस देयर परफॉर्मेंस। ग्रोथ हार्मोन जो है इसको कुछ हमारे पास एथलीट्स जो हैं वो भी यूज करने की कोशिश करते हैं, जो कि डेंजरस हो सकता है, उनके लिए कैंसर का बायस बन सकता है, उनके डिफरेंट जो ऑर्गन्स हैं उनको डैमेज कर सकता है, लिवर को डैमेज कर सकता है, डिफरेंट बोन्स की ग्रोथ को अफेक्ट कर सकता है। तो हमारे पास जो ग्रोथ हार्मोन है ये नॉर्मली हम तब एडमिनिस्टर करते हैं जब हमारे पास बच्चों की ग्रोइंग एज हो, उसमें ये ज्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। जब हमारे पास जो बोन्स हैं, ग्रोइंग बोन्स हैं, अगर उनके एजेस जो है वो क्लोज हो जाएं तो तब हम इनको यूज करेंगे, तो हमारे पास डेंजरस इफेक्ट बॉडी के अंदर प्रोड्यूस हो सकते हैं। ये बच्चों जहां तक कोई कंफ्यूजन। नो सर। जी सारे बच्चे जाग रहे हैं, सो तो नहीं गए? नहीं नो सर जी। नो सर। नो सर, जाग रहे हैं। कर दें। देख ले, कैमरे का वादा किसी ने नहीं पूरा किया, कैमरा ऑन करने का वादा किसी ने पूरा नहीं किया। लास्ट टाइम यही कमिट हुआ था हमारे साथ, ऐसे था। सर हम सुन रहे होते हैं आपको, ऐसे ज्यादा इजीली हम सुन लेते, ज्यादा अच्छे से सुन सकते हैं। कैमरा ऑन करके नहीं सर सही रहता। यस सर, तब नोट नहीं सही तरह से होता या कंसंट्रेशन नहीं सही तरह से होती, वो कभी कैमरा ऑन हो रहा था ऑफ हो रहा था, तो सारी टेंशन ना उसकी तरफ ही होती है। इसका मतलब पढ़ाई से ज्यादा आपको कैमरे की टेंशन होती है। यस सर, ये सच्ची बात है। Exactly. तो इसी तरह ज्यादा कन्वीनियंट रहता है। आपका ध्यान पढ़ाई की तरफ नहीं होता, आपका ध्यान कैमरे की तरफ होता है कि हम कहीं बुरे तो नहीं लग रहे, ऐसे ही है। सर वो मेरा कैमरा कभी ऑन हो रहा था कभी ऑफ हो रहा है, वो पता नहीं क्या उसको हो रहा होता है, तो फिर आप जानते हैं ना जब आप देखते हैं कि बंद क्यों है इस तरह से, ये प्रॉब्लम है। सबके साथ सर ये सर रिलैक्स नहीं होते हम कैमरा ऑन करके, सर इस तरह हम ज्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं कैमरे के साथ, इसलिए ये तो सारे लेम एक्सक्यूज हैं। आप लोग क्लास में तो बैठे होते हैं आपको, आप लोग क्लास में तो बैठे होते हैं ना, ऐसे ही है ना, क्लास में भी तो बैठते हैं। सर क्लास वाला एनवायरनमेंट नहीं ना मिलता घर में। तो आप कोशिश करें ना, 1 घंटे 1.5 घंटे के लिए अगर आप सेपरेट होकर बैठ जाए, दैट इज नॉट डिफिकल्ट टास्क। ऐसा पॉसिबल तो नहीं है कि 1 घंटे के लिए आप खामोश ना करवा सके घर वालों को या बच्चों को, क्या ख्याल है? सर हमारे खामोशी होती है, हम या क्लास लेते हैं, या मेरा तो यही हिसाब है लेती हूँ या नहीं लेती हूँ, इस तरह नहीं कि बैठी हुई हूँ ऑन है और इधर उधर फिर रही हूँ, ये मेरा हिसाब नहीं है। बाकी स्टूडेंट्स भी मुझे उम्मीद है इसी तरह से ही है। क्या वो होगी, मुझे तो भूल गया। वस्तारा शजर से उम्मीदें बहार रख। आपकी उम्मीदें तो बड़ी अच्छी हैं माशाल्लाह। यस सर। उम्मीदें तो आपकी बड़ी अच्छी हैं, लेकिन मुझे उम्मीदें नहीं ऐसी लगती।
वो पता जो देती है मुझे कि इसमें कभी कोई जैसा वो कह आ रहा है, रही है। कभी कोई आ रहा है। जो मुझे फील होता है ना सर कि 50 स्टूडेंट्स में अगर 5 वैसे निकल आए तो फिर आप 45 को तो बुरा नहीं ना कंसीडर कर सकते। 45 तो ऐसे ऑनेस्ट है ना। ऐसे नहीं हो सकता। 55 में से ऐसा पॉसिबल हो सकता है कोई 5 to 10% जो है वो एक्टिव होकर सुन रहे हो, बाकी तो वो गेम्स में मशगूल होगा, म्यूट करके कोई अदर एक्टिविटीज में होता है। मैंने खुद ऑब्जर्व किया है, लोग जो है वो मैंने देखा है गप्पे लगा रहे होते हैं, लेक्चर चल रहा होता है, अपने आप को म्यूट करके टीचर बेचारा बोले जा रहा होता है, ट्रैवलिंग कर रहे होते हैं, बातें कर रहे होते हैं, फिर वो सर वो मजाक कभी करते हैं। कभी हो जाता होगा, मैंने हर अक्सर दफा नहीं सुना सब होता। बाद में परीक्षा की तैयारी कैसे करनी है, अगर लेक्चर सही से नहीं सुनेंगे तो। पता नहीं है, मुझे तो नहीं लग रहा, बट ये है कि नेक्स्ट टाइम ना बी केयरफुल। अब मुझे अपना कैमरा भी मैं ऑन रखूंगा और इंशाल्लाह आप भी ऑन रखेंगे, ठीक है। इसमें जो है ना नेक्स्ट तो टाइम जो है कैमरे खुलने से नेट डिस्कनेक्ट हो जाता है। कोई एक्सक्यूज नहीं चलेगी, ठीक है। तो वरना फिर मैं क्लास से आउट कर दिया करूंगा। ये आपके पास आज लास्ट डे था, मैंने कहा शायद आप लोग, क्योंकि मुझे फील हो रहा है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो अटेंटिव नहीं है, तो बी केयरफुल। नेक्स्ट टाइम जो है ना मैं कोई एक्सक्यूज नहीं सुनूंगा किसी बच्चे की। मेरी कोशिश यही थी कि आप लोग खुद ही अपने आप को कवर करने और खुद ही आप कैमरा अपनी मर्जी से ऑन करें, लेकिन ऐसा मुझे लग नहीं रहा। इट्स मीन कि हमें जो है ना रिलैक्सेशन जो है पसंद नहीं। ओके जी, हम बात कर रहे हैं थेराप्यूटिक यूजेस की ग्रोथ हार्मोन के। सोमैटोट्रोपिन जो है इसको हम यूज करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ ग्रोथ हार्मोन डेफिशिएंसी इन चिल्ड्रन, और एथलीट यूज करते हैं, लेकिन वो अपनी परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन दैट विल बी द नेगेटिव इम्पैक्ट। उनको कैंसर जैसी डिजीज काज हो सकती है, लिवर डैमेज हो सकता है, और उनका जो मेटाबॉलिक प्रोसेस है वो डिस्टर्ब हो सकता है, क्योंकि उनकी ग्रोथ जो है, बोन्स की ग्रोथ प्यूबर्टी के बाद अगर हम यूज करें ग्रोथ हार्मोन को, तो ये हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीजेस काज कर सकता है, ठीक है। क्योंकि बोन्स जो है वो अपनी ग्रोथ मैच्योर कर चुकी होती है, कार्टिलेज जो मैच्योरिटी की कंडीशन में आ चुकी होती है, और अगर हम उस कंडीशन में इसको यूज करेंगे तो वो बजाय के बेनिफिट देने के नुकसान देगा। सोमैटोट्रोपिन के साथ एक और हार्मोन है, डेट इज सोमाट्रेम। इनको हमें यूज नहीं करने चाहिए ऐसे इंडिविजुअल्स में जिनकी एपिफाइसिस जो हैं वो क्लोज हो चुकी हो, या एनलार्जिंग इंट्राक्रैनियल मैस हो। इसका मतलब क्या होगा? क्लोज एपिफाइसिस जो है इसका मीन्स ये होगा कि जो ग्रोथ जो हमारे पास ग्रोइंग बोन्स है उनके एंड्स जो है वो क्लोज हो जाते हैं आफ्टर प्यूबर्टी, यानी जब ग्रोथ मैक्सिमम हो जाती है बोन्स की, उसके बाद जो बोन्स के एंड है वो क्या हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं, यानी फर्दर ग्रोथ जो है वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। या उन पेशेंट्स में जिनमें इंट्राक्रैनियल मैस जो है वो बढ़ने का चांस हो सकता है, ठीक है। कुछ की जो ग्रोथ है वो हेड की बहुत ज्यादा होती है, और उनमें हम अब देखा होगा कुछ बच्चे ऐसे जिनके सर जो है बहुत बड़े बड़े होते हैं, नॉर्मल से ज्यादा साइज होता है उनका। उसकी रीजन यही होती है कि उनमें इंट्राक्रैनियल मैसेज जो है वो ज्यादा हुआ, फ्लूइड की सेक्रेशन ज्यादा होती है, और हेड की जो बोन्स है उनकी ग्रोथ नॉर्मल से ज्यादा होती है। तो ऐसे पेशेंट में हम जो है कोशिश करते हैं कि ग्रोथ हार्मोन को एडमिनिस्टर ना करें। अब हमारे पास ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन है जिसको हम सोमैटोस्टैटिन का नाम देते हैं। सोमैटोस्टैटिन जो है हमारे पास पिट्यूटरी में है, और सोमैटोस्टैटिन जो है हमारे पास क्या करता है, बाइंड करता है रिसेप्टर के साथ, जिनको हम नाम देते हैं SSTR2 और SSTR5, जो क्या करते हैं, सुप्रेस करते हैं ग्रोथ हार्मोन को और थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। यानी ये हमारे पास एक नेचुरल प्रोसेस है। जब हमारे पास इस हार्मोन ग्रोथ हार्मोन की प्रोडक्शन ज्यादा हो जाती है तो क्या होता है, हमारे पास सोमैटोस्टैटिन रिलीज होता है जो जाके बाइंड करता है अपने स्पेसिफिक रिसेप्टर के साथ, जिसे हम SSTR2 का नाम देते हैं और SSTR5 का नाम देते हैं। जब इन दोनों रिसेप्टर की इनहिबिशन काज होती है तो उसका इफेक्ट क्या होता है,
एक तो ग्रोथ हार्मोन सप्रेस हो जाता है, सेकेंडली थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है उसकी भी एक्टिविटी कम हो जाती है। नॉर्मली हम इनको आइसोलेट करते हैं हाइपोथैलेमस से, और जो सोमैटोस्टैटिन है ये स्मॉल पॉलीपेप्टाइड है, और ये इंटेस्टाइन और पैंक्रियाज में भी इसकी कुछ अमाउंट जो है वो प्रेजेंट होती है। सोमैटोस्टैटिन जो है इनहिबिट करता है रिलीज ऑफ ग्रोथ हार्मोन, लेकिन उसके अलावा हमारे पास इंसुलिन की सिक्रीशन भी कम करता है, ग्लूकागोन को भी कम करता है, और गैस्ट्रिन की रिलीज को भी कम करता है। इट्स मीन ये हमारे पास पैंक्रियाज में भी इफेक्ट कर रहा है और स्टमक में भी अफेक्ट कर रहा है। इट्स मीन ये हमारे पास डिफरेंट अदर हार्मोन्स को, जो कि हमारे पास बेनिफिशियल हार्मोन्स हैं, उनकी एक्टिविटी को भी कम कर देते हैं। अब हमारे पास अगर सोमैटोस्टैटिन जो है उसकी रिलीज कम हो रही हो, तो उसको इंप्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, सोमैटोस्टैटिन जो है वो इंप्रूव फॉर्म में प्रोड्यूस करते हैं, जिसको हम ऑक्ट्रियोटाइड का नाम देते हैं। इसको हम आर्टिफिशियली प्रोड्यूस करते हैं, और ये जो है इट हैज बेटर एक्शन एज कंपेयर टू द नेचुरली रिलीज सोमैटोस्टैटिन। ठीक है, इसे हम कहते हैं सिंथेटिक एनालॉग है सोमैटोस्टैटिन का। इसकी हाफ लाइफ जो है वो लॉन्गर है एज कंपेयर टू द सोमैटोस्टैटिन, और इसको हम यूज करते हैं फॉर ट्रीटमेंट ऑफ एक्रोमेगाली। ठीक है, जिसमें ग्रोथ जो है वो ज्यादा हो जाती है बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स की। ठीक है, क्योंकि सोमैटोस्टैटिन जो है वो जल्द ही बॉडी के अंदर, बॉडी से वो रिलीज हो जाता है, उसकी हाफ लाइफ कम होती है, तो उसको हम क्या करते हैं, रिप्लेस करते हैं विद द आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड स्टैटिन के साथ, उसको हम ऑक्ट्रियोटाइड का नाम देते हैं। ठीक है, इसकी जो हाफ लाइफ है दैट इज लॉन्गर देन द सोमैटोस्टैटिन, और इसको हम यूज करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ एक्रोमेगाली के लिए। एडवर्स इफेक्ट क्या हो सकते हैं, फ्लैटुलेंस हो सकती है, नोजिया हो सकता है, स्टीटोरिया हो सकता है, और गाल ब्लैडर एम्पेटाइन जो है वो डिले हो सकती है, और उसके अलावा गाल स्टोन की डेवलपमेंट हो सकती है अगर हम इसको यूज करें ज्यादा टाइम के लिए। स्टीटोरिया भी हमारे पास जो फैट है वो स्टूल के साथ आना शुरू कर देती है, उसे हम स्टीटोरिया का नाम देते हैं, और उसके अलावा जो गाल ब्लैडर की एम्पेटाइन टाइम है वो भी डिले हो जाती है, जो सिक्रीशन है इसकी वो देर से रिलीज होती है। फ्लैटुलेंस, जी क्या पूछा आपने? फ्लैटुलेंस, जिसको हम वो नाम देते हैं, डकार का नाम देते हैं उर्दू में, या गैस वगैरह जो हो जाती है स्टमक के अंदर, उसको फ्लैटुलेंस का नाम देते हैं। जी, और कोई क्वेश्चन किसी के माइंड में यहां तक? जी बच्चों, क्लियर? जी बच्चों, यहां तक क्लियर है? यस सर। जी, नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है, जिसको ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का भी नाम आप देते हैं। ये एक डायग्राम है जो कि इंडिकेट कर रही है कि हमारे पास किस तरह के रिलीज होती है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन की, और वो क्या क्या रोल प्ले करता है। हम देख रहे हैं कि हमारे पास हाइपोथैलेमस और एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड बोथ आर कोऑर्डिनेटेड विद ईच अदर। गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन और हमारे पास एंटीरियर पिट्यूटरी जो है वो कोऑर्डिनेटेड फैशन में अटैच होते हैं, और उनकी जो वर्किंग होती है, इन कोऑर्डिनेशन होती है, इन कम्युनिकेशन होती है। जिस तरह हमने लास्ट हमने स्टडी किया था अबाउट, हमने हार्मोन देखा था कि वो CRH जो है वो रिलीज हो रहा है, और वो जब रिलीज होता है तो वो क्या करता है, वो एंटीरियर पिट्यूटरी पे अटैक करता है और प्रो अपायो मिलेनोकार्टिन को कन्वर्ट करता है टूवर्ड द ACTH। ठीक है, और ACTH जो आगे जाके एड्रिनल ग्लैंड पे एक्ट करता था, और वहां जो है वो कोलेस्ट्रॉल से क्या करता था, प्रेग्नेंट न्यूरॉन बनाता था,
और प्रेग्नेनोलोन से हमारे पास प्रोजेस्टेरॉन और फिर कार्टिसोल की प्रोडक्शन होती है। अब यहाँ हमारे पास गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो है दैट इज बीइंग रिलीज फ्रॉम द हाइपोथैलेमस। ये हाइपोथैलेमस से क्या हो रहा है, इसकी रिलीज हो रही है। अब ये जो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है ये जाके एक्ट करता है एट द एंटीरियर पिट्यूटरी और वहां क्या करता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को एक्टिवेट करता है, स्टिमुलेट करता है कि वो रिलीज हो और ब्लड सर्कुलेशन का पार्ट बने और वो टूवर्ड द गोनेड्स जो है वो जाके अपना रोल प्ले करें, वहां अपना एक्शन रोल प्ले करें। ठीक है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बोथ वर्क ऑन द गोनेड्स एंड प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्मोन्स और वहां ये हमारे पास डिफरेंट जो है वर्क करते हैं, मेल और फीमेल्स में इनका डिफरेंट रोल होता है। अब हमारे पास कुछ ड्रग्स ऐसी हैं जो क्या करती हैं कि हमारे पास उन्हें हम कहते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन रिलीजिंग मॉड्यूलेटर्स। इसमें ल्यूप्रोलाइड है, गोसेरिलिन है, नेफेरिलिन है और हिस्टेरिलिन। ये हमारे पास डिफरेंट ड्रग्स हैं जो कि कंट्रोल करती हैं रिलीज ऑफ हार्मोन को। अगर किसी में इम्प्रॉपर रिलीज हो रही है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन की हाइपोथैलेमस से, तो उसको कंट्रोल करने के लिए इन ड्रग्स को हम यूटिलाइज कर सकते हैं। गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को हम गोनाडोट्रोपिन कहते हैं। ये डेकापेप्टाइड है, इसको हम हाइपोथैलेमस से ऑब्टेन करते हैं। पल्साटाइल सिक्रीशन है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन की और पल्साटाइल मूवमेंट का मैंने पहले बताया दैट इज लाइक पल्स। कभी स्लोली इसकी रिलीज होती है और कभी अब्रप्टली रिलीज होती है, अचानक इसकी रिलीज ज्यादा हो जाती है जिस तरह हमारी पल्स मूव करती है। अब हमारे पास जो पल्साटाइल सिक्रीशन है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन की वो बड़ी एसेंशियल है रिलीज ऑफ फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन फ्रॉम द पिट्यूटरी। अगर इसकी पल्साटाइल मूवमेंट ना हो तो हमारे पास जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है उसकी सिक्रीशन जो है पिट्यूटरी ग्लैंड से वो प्रॉपर नहीं होगी जो कि बॉडी की लिए रिक्वायर है। ठीक है, जबकि इसकी कंटिन्यूस एडमिनिस्ट्रेशन जो सर होगी। बस कर देना। क्या हो गया, थक गए? यस सर। सर अब समझ नहीं आ रही आपको सर। मेरी आवाज किसको नहीं आ रही? सर ज्यादा पढ़ लिया। ज्यादा पढ़ लिया? ज्यादा कैसे पढ़ लिया भाई? मैं तो इंतजार कर रहा था कि रोजे खत्म हो और हम स्पीड पकड़ें, तो अभी तो टाइम हो गया। टाइम तो बहुत पड़ा हुआ है। टाइम तो 2 बजे तक टाइम है हमारे पास, खुला डुला टाइम। नहीं होनी सर, हो सकता अगला लेक्चर 2 बजे से पहले हो नहीं सकता, ऐसे ही है ना? सर लेकिन इसकी टाइमिंग तो 1:45 ये तो तक की है। 45 तक है ना, तो अब क्यों टेंशन है? अभी 45 भी नहीं हुआ, अभी तो 40 हुए हैं मेरे पास। सर तो नेक्स्ट सर लेक्चर में आप पढ़ बहुत लूंगी। बातें कर लो। कोई बात समझ में नहीं आई तो आप पूछ सकते हैं, कोई कंफ्यूजन है तो मोस्ट वेलकम समझ आप। आ गई है सारी। तो फिर क्यों टेंशन ले रहे हैं? जब समझ आ गई है तो फिर चलने दें, क्या ख्याल है? रोजों में तो मैं खुद भी स्लगिश हुआ था, रोजों में इतनी स्पीड बनती नहीं बंदे की रमजान के दौरान। तो अब तो डेफिनेटली आप लोग भी फ्रेश हैं और मैं भी फ्रेश हूँ, रोजों का मामला नहीं है। तो अब तो हमें हिम्मत करनी चाहिए ताकि हमारा सिलेबस कवर हो। बाकी लोगों के लेक्चर कितने कितने हो गए बाकी सब्जेक्ट्स के? सर 6 वाला पढ़ा था आज, 6, 5 किसी का 6। ये ना हम सबसे पीछे ना हो जाएंगे, हमारा सिलेबस है ना जाए, ये देख लें। मुझे तो कोई इतराज नहीं है, मैं स्टॉप भी कर दूं, लेकिन जितना हम डिले करते जाएंगे ना उतना बर्डन बढ़ता जाएगा। 1-2 स्लाइड होने दें, उसके बाद स्टॉप कर देते हैं। ठीक है? ठीक है सर। ठीक है सर जी, पढ़ाते हैं आप। रोजों में तो आप वैसे खुद भी मैं बहुत स्लो लेके चल रहा हूँ ताकि आप लोग जो है ना
इजीली जो है वो समझ सकें। आपके लिए भी मसला था, तो मेरे लिए भी मसला था रोजों में, तो अब तो हम इजी हैं जी। ग्रोटोप्रिन रिलीजिंग हार्मोन जो है हमारे पास क्या करता है, स्टिमुलेट करता है गोनाडल हार्मोन की प्रोडक्शन को उन केसेस में जिनमें हाइपोगोनाडिज्म हो। ठीक है, हाइपोगोनाडिज्म जिनमें होगा उनको ट्रीट करने के लिए हम क्या करेंगे, डिफरेंट ड्रग्स एडमिनिस्टर करेंगे, डिफरेंट सिंथेटिकली प्रिपेयर्ड हार्मोन जो हैं उनको यूज करेंगे, या हम क्या करेंगे किसी भी एनिमल सोर्स से हम उनके पिट्यूटरी ग्लैंड से फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन या ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को सेपरेट करके ह्यूमन बीइंग में भी यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अब जो हमारे पास बेटर ऑप्शन ये है कि हम सिंथेटिकली यूज्ड या उनको हम यूज करें ताकि हमारे पास साइड इफेक्ट्स जो हैं वो कम से कम आए। हमारा लिप्रोलाइड है, गुसेरिलिन है, नेफेरिलिन है और हिस्टेरिलिन एक्ट करते हैं एज एगोनिस्ट एट गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, और ये इफेक्टिव हैं सप्रेसिंग प्रोडक्शन ऑफ द गोनाडल हार्मोन एंड दस आर इफेक्टिव इन ट्रीटमेंट ऑफ प्रोस्टेटिक कैंसर। ऐसे पेशेंट जिनमें प्रोस्टेटिक कैंसर होता है उनमें अगर गोनाडल हार्मोन की सिक्रीशन जो है वो नॉर्मल होती रहे तो वो हमारे पास डेंजरस हो सकती है प्रोस्टेटिक कैंसर में। तो हम क्या करते हैं, ये ड्रग्स देते हैं जो कि क्या करती हैं, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन की एक्टिविटी को कम करती हैं, नॉर्मलाइज करती हैं, ताकि हमारे पास जो सिक्रीशन है वो प्रोस्टेटिक कैंसर की जो है उसको इंक्रीज ना करे। ठीक है, तो हम उसको क्या करते हैं, उसकी रिलीज को मॉडिफाई करते हैं ताकि हमारे पास जो है जो प्रोस्टेटिक कैंसर के जो पेशेंट है उसके ट्रीटमेंट में आसानी हो, क्योंकि जो ड्रग्स हैं वो तब ही इफेक्टिव होती हैं जब हम इसकी ग्रोथ को कंट्रोल करते हैं या इसकी रिलीज को कंट्रोल करते हैं इस हार्मोन की। एंडोमेट्रियोसिस और प्रीकॉशियस प्यूबर्टी में हम इसको यूज कर सकते हैं। एडवर्स इफेक्ट क्या हो सकते हैं इनके, इसमें हमारे पास हाइपर सेंसिटिविटी हो सकती है, डर्माटाइटिस है, हेडेक है, हॉट फ्लशेस है, स्वेटिंग है, डिमिनिश लिबिडो हो सकती है, डिप्रेशन हो सकता है और ओवेरियन सिस्ट भी काज हो सकती है। ओके जी, बाकी हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। आज हमारे पास इतना ही होगा, मेरा ख्याल है हमारे पास 21 स्लाइड्स हो गए। नेक्स्ट हम 22 से स्टार्ट करेंगे। आप लोग भी याद रखिएगा